वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 4 यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के सेकंड पॉइंट के बारे में, जो है बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता से रिलेटेड। मतलब हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है वो क्यों होती है, उसके क्या कारण होते हैं और किन किन कारणों से होती है, इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक हम लोग 3 से 4 वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता टॉपिक को। तो बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता में बेसिकली हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया में क्या सिनेरियो है और इंडिया में क्या आपके रोग हैं जो बच्चों की मृत्यु को, इन्फेंट मोर्टेलिटी अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी को इफेक्ट करते हैं। भारत में मृत्यु के आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए मुख्यतः 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो प्रत्यक्ष विधि और दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष रूप से जब मृत्यु के आंकड़ों को हमें पता लगता है, जैसे कि हमें हॉस्पिटल से या फिर हमें प्राथमिक चिकित्सा होती है या फिर हमारे डेथ सर्टिफिकेट जहां से बनते हैं, उन सारी जगह से जब हम लोग आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में हम देखते हैं कि जैसे कि जो हमारी 2 जनगणनाएं हुई हैं उन दोनों में जो बाल मृत्यु दर है उन दोनों का हम कंपैरिजन देखकर जो पता लगा लेते हैं वो हमारी अप्रत्यक्ष विधि होती है। इस तरीके से हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का पता लगाते हैं। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसका कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अंतरजात कारण, यानी कि जो आपको बच्चे के इंटरनली जो रीजंस होते हैं, आनुवांशिक रोग हो सकते हैं और बहिर्जातीय कारण भी हो सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल जो रीजंस है वो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो जो अंतर्जात कारण है जो बच्चे के अंदर से होते हैं, जैसे कि उसके जन्म के समय वजन कम होना, उसकी जन्म के समय जन्म के समय उसके बाद में दम घुट जाना, यानी कि उसका रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, और पोषण की कमी यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। और साथ में ही हो सकता है कि जो मदर है उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग कंजप्शन किया था, इसीलिए भी बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कोई एक ऑर्गन आपका डेवलप नहीं होता है, या फिर जो प्री मेच्योर बर्थ है वो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी का रीजन होती है। फिर उसके बाद हम आनुवांशिक रोगों के बारे में बात करें तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये सारे जो सिंड्रोम्स हैं ये भी अनुवांशिक यानी कि आपके जेनेटिकली हेरिडिटी में आपके ट्रांसमिट होते हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी का एक मेन रीजन होते हैं। फिर है बहिर्जातीय कारण, जैसे कि निमोनिया, संक्रामक पराश्रयी रोग जो होते हैं, या फिर दुर्घटना कोई हो जाती है, एक्सीडेंटली भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से कई सारे कारण हो सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जन्मजात दोषों के बारे में, यानी कि वो दोष जो कि आपको बाय बर्थ बाय डिफेक्ट जो आपकी बॉडी में आते हैं बच्चे के, और जिनके कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है। हम बात करेंगे हीमोफीलिया, पीकेयू, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फैक्टर्स सिंड्रोम, स्पाइना बाफिडा एंड वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब बच्चे को चोट लगती है तो उसके जो रक्त का थक्का, जो क्लॉटिंग होनी चाहिए, जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो जो जब जमते हैं, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन की इसमें कमी होती है, इस कारण से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और जो रक्त है वो कॉन्टिन्यूसली बहने लगता है। आपका जो रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो बॉडी से ब्लड एक्सेसिवली बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिससे कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगर आप जैसे कि देखें इस इमेज में, आपकी जो नाक है उससे खून बंद नहीं होता है, आपको डिजीनेस आती है, यानी कि आपको चक्कर आते हैं, क्योंकि जब ब्लड रेगुलरली बॉडी से एक्सक्रीट होगा तो आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं। आपके ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, आपके जो घुटने हैं उनमें दर्द होने लगता है। जब आप पी जाते हैं तब आपको ब्लड स्टूल या फिर ब्लड स्टूल में आपको ब्लड देखने को मिलता है और आपको हेडेक रहती है। इस तरीके के कुछ सिम्टम्स आपको हीमोफीलिया में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा पीकेयू, यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो ये एक विरासत में मिली हुई बीमारी है, यानी कि जिसे हम अनुवांशिक बीमारी कहते हैं, फिर हेरिडिटरी डिजीज है ये हमारी। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, या फिर उसको बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, या फिर उसकी जो बॉडी है उसका जो मस्टी बॉडी ऑर्डर हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बच्चों में पाई जाती है और
ये अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको ब्रेस्ट फीड या फिर फॉर्मूला फीड जो होता है, इन दोनों के द्वारा ही ये चीजें पता चल जाती हैं। एक मिनिमम फॉर 24 आवर्स आफ्टर, जो आपका बच्चा है जन्म लेता है 24 आवर्स जो उसका ब्रेस्ट फीड होता है, उसके बाद में ही इसको डायग्नोज कर लिया जाता है। इसमें आपको आप बच्चे को या जो मदर फीड करा रही हैं तो उनको मीट ना दें, डेयरी प्रोडक्ट्स ना दें, ड्राई बीन्स ना दें, नट्स ना दें, एग्स ना दें, इन सारी चीजों को मना किया जाता है। और आपको मैंडेटरी होता है डाइट में इंक्लूड करना सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हमारा आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो आनुवांशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन के कारण 21 गुणसूत्रों के अतिरिक्त आनुवांशिक सामग्री की वजह से होता है। मतलब जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जो हमारे एक्स और वाई, ये आपने देखा होगा कि बॉयज जो होते हैं उनमें एक्स होता है गुणसूत्र और गर्ल्स में एक्स वाई होता है। तो जो एक्स जो है दैट डिनोट्स जेंडर ऑफ बॉय, और एक्स वाई जो है वो डिनोट करता है जेंडर ऑफ गर्ल। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सामान्यतः जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उनमें 21 गुणसूत्र में एक अतिरिक्त आनुवांशिक सामग्री आ जाती है जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। इसके कारण बुद्धि कमजोर हो जाती है, विकास देरी से होता है, थायराइड हो सकती है, आपको हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। इसमें सिर गोल हो जाता है, त्वचा खुरदरी होती है, जीभ मोटी होती है और आंखें तिरछी जैसी दिखाई देने लगती हैं। इसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। कद में छोटे, बीमार, कमजोर दिमाग वाले बच्चे इसमें पैदा होते हैं। 16 वर्ष की आयु तक ही ये बच्चे जीवित रहते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो सकती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो इनकी आईज है, इनका फेस है, इनकी स्किन है, ये सारी ही जो एक नॉर्मल बेबीज होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। आप ये देखिए पीछे एक फोल्ड्स हैं, इनकी जो आईजेज हैं वो आपकी वो तिरछी और उठी हुई हैं। आपकी जो हाथ हैं वो आपके हाथों में आपके छोटी फिंगर्स हैं, आपके सूजे हुए जैसे हाथ हैं। मतलब ये सारे जो चेंजेस हैं इनमें दिखाई देते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। इसमें 47 यानी कि आपका जो डाउन सिंड्रोम था, इसमें 21वें गुणसूत्र में परेशानी थी, यानी कि इसमें ये डिफेक्टेड था आपका। अगर हम बात करें KFS सिंड्रोम, KFS डिजीज के बारे में, तो इसमें आपके जो 47 आपकी जो 47th आपका जो क्रोमोसोम होता है ये आपका एक्स्ट्रा होता है। इस कारण से आपको KFS जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर XXY जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो XXY हो गई है। या फिर हम इसे अगर हमें कहें कि इसके विभिन्न नाम क्या है, तो इसे हम 47 के नाम से भी जानते हैं, XXY के नाम से भी जानते हैं, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। उन लक्षणों का सेट है ये जो पुरुष में 2 या 2 से अधिक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि अगर XXY भी हो सकता है, XYY भी हो सकता है। अगर XXY होता है तो इसमें लड़कों को ये लक्षण ज्यादा होते हैं, और अगर XYY होता है तो लड़कियों के लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं इसमें। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि आपकी जो मेल फिगर होते हैं, मेल फिगर में जो उनकी टेस्टिस होती हैं उनका साइज स्मॉल हो जाता है, आपका स्पर्म ठीक से डेवलप नहीं होता, आपके जो पैर हैं वो लंबे होते हैं, जो आपका बस्ट साइज है ये डेवलप हो जाता है, जो कि फीमेल्स का एक सिम्टम है। जो आपका मेल का सिम्टम है वो आपका डेवलप नहीं हो पाता है ठीक से। तो आपकी जो प्यूबिक हेयर का जो पैटर्न है वो फीमेल के जैसे हो जाता है इसमें, और आपकी जो ब्रियड की जो ग्रोथ है वो पुअर होती है, यानी कि वो आपकी ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, और आपके जो शोल्डर है वो फीमेल के जैसे नैरो हो जाते हैं। फीमेल की जो बॉडी टाइप होता है वो इस तरीके से होता है, और जो मेल का होता है वो इस तरीके से, क्योंकि मेल की जो शोल्डर है वो ब्रॉड होते हैं और फीमेल की आपकी जो कमर होती है वो ब्रॉड होती है। तो इस तरीके से जो आपका ये प्रॉब्लम है 47 प्रॉब्लम है, इसमें आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें टेस्टिस का साइज छोटा होता है, स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु एब्सेंट होते हैं, और स्त्री जैसे स्तनों का विकास होता है। 500 में से 1
व्यक्ति को यह परेशानी देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं स्कल सेल रोग के बारे में, यानी कि स्कल सेल एनीमिया के बारे में। इसमें आरबीसी जो है वो विकृत और टूट जाती हैं। ये सेल्स के लचीलेपन को घटा देता है। जब बच्चे को अपनी माँ और पिता में एक एक बीटा ग्लोबिन जीन की 2 विकृत कॉपी मिलती हैं तो बच्चे में यह विकार उत्पन्न होता है। तो आपको देखना है कि SCA किसकी रीजन से होता है, जब माता पिता में एक एक बीटा ग्लोबिन जीन ये टर्म आपको याद रखना है। इसकी जब ये विकृत हो जाता है तो उसके कारण ये विकार आपके पैदा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपकी नॉर्मल आरबीसीज हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं, ये इस तरीके से दिखाई देंगी, जबकि आपकी जो जब आरबीसीज जो हैं वो खराब हो जाती हैं, मतलब इस रोग में पर्टिकुलरली स्कल सेल रोग में ये आपकी चपटी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, इनकी शेप खराब हो जाती है, जिस कारण से ये रोग आपको होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइना बिफिडा के बारे में। स्पाइना बिफिडा एक बर्थ डिफेक्ट है, यानी कि जन्मजात बीमारी है। जो हम यही सारी बीमारियां अभी तक पढ़ रहे थे इसी क्राइटेरिया को। स्पाइनल कॉर्ड इसमें प्रॉपरली नहीं होती है बच्चे में। इसमें टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसमें जो एक न्यूरल ट्यूब है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। बेसिकली स्पाइना बिफिडा 2 टाइप के होते हैं। स्पाइना बिफिडा ओक्यूल्टा, ये जो माइल्डेस्ट फॉर्म है आपकी। दूसरा है मेलोमेंजिलो ग्लोसेल, जो कि मोस्ट सीवियर टाइप होता है आपका स्पाइना बिफिडा का। आमतौर पर गर्भावस्था में तंत्रिका ट्यूब जल्दी बनती है, यानी कि 28 आपकी कॉन्सेप्शन के 28 देर तक आपकी जो तंत्रिका ट्यूब है वो बन जाती है। इन बच्चों में एक तंत्रिका ट्यूब का हिस्सा ठीक से विकसित नहीं हो पाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी में तोष आ जाता है। आप इस बीमारी को इनिशियली अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज कर सकते हैं। इंडिया में इसका बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इलाज नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फॉरेन में इसको मदर के वॉर्म में ही ठीक कर दिया जाता है और बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर होने लगता है और बच्चा एज अ नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। पर हर 1000 में से 2 बच्चों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो स्पाइना बिफिडा में जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो मुड़ी हुई होती है, जो आपकी वर्टिब्रा होती है इसमें आपको इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग रन में जीवित, अगर ये बर्थ भी लेंगे तो ये ज्यादा लॉन्ग रन में जीवित नहीं रहते हैं, ये उठ बैठ नहीं सकते हैं, ये कंप्लीटली मदर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम CVD भी कहते हैं, कलर विजन डेफिशिएंसी का जिसका फुल फॉर्म है। ये अगर हम इन वर्ल्ड बात करें तो 12 में से 1 पुरुष को और 200 में से 1 महिला को, यानी कि 8% इसका रेशियो रहता है। ऐसे होती है ये बीमारी। इसमें जो व्यक्ति होता है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, इसमें हम क्या कहते हैं कि रंग दिखाई नहीं देते व्यक्ति को केवल लाल, हरा और नीला रंग दिखाई नहीं देता है, बाकी सारे ही रंगों को वो पहचान सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो येलो कलर है वो सिमिलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर उसको येलो दिखाई देगा, जो ग्रीन कलर है वो येलो दिखाई देगा। मतलब जो व्यक्ति है अगर वो कंफ्यूज हो जाता है कलर्स में, उसको कलर्स की सही से पहचान नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है अपनी जन्मजात बीमारियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, comment, share and subscribe my channel if you are a visitor. Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.